जानिब से हलफबरदारी के लिए मदऊ नहीं किया गया। हलफबरदारी की तारीख का तयन गवर्नर को ही करना होता है। शपथ ग्रहण के लिए अभी सूचित किया तिथि तय हो जाती है क्या उसके बाद इन्विटेशन भेजे जाएंगे, चाहे वो केवल वेदी हो या अन्ना हो? नेचुरली तिथि के पहले कैसे इनवाइट करें उनको? तिथि होगी तभी कहेंगे ना जी आप इतनी तारीख को इतने बजे आइएगा। उधर हिमायत के ताल्लुक से कांग्रेस में इख्तिलाफ राय पर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी इशूज की बुनियाद पर हुकूमत चलाएगी। उन्होंने कहा कि 18 इशूज पर वो असेंबली में अरकान की तायद हासिल करेंगे। इन पर बिला इम्तियाज कोई भी एमएलए हिमायत या मुखालिफत कर सकता है। हम सरकार मुद्दों पे बना रहे हैं। पहली चीज तो कांग्रेस बीजेपी दोनों, पहले कांग्रेस कह रही थी हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, याद है आप लोगों को? अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। बीजेपी कह रही थी हम मुद्दों पे समर्थन कर रहे हैं। हमने 18 मुद्दे रखे हैं। ये 18 मुद्दे हम विधानसभा में रख देंगे। जो विधायक दिल्ली का इन 18 मुद्दों से सहमत है और उसे लगता है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी घर घर पहुंचना चाहिए, दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, दिल्ली में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, दिल्ली में स्वास्थ्य, जो विधायक को लगता है वो समर्थन करेगा। इसके साथ हमारा ना तो किसी से गठबंधन है, हमारा ना किसी से अलायंस है, ना हमारी किसी से कभी बातचीत हुई है। तो जिन विधायकों जो विधायक दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो सारे समर्थन करेंगे। दिल्ली का वज़ीर आला बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी का घेरा कबूल करने को तैयार नहीं है। सिक्योरिटी लेने के ताल्लुक से केजरीवाल दिल्ली पुलिस को पहले ही मना कर चुके हैं। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। केजरीवाल यूपी के गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से उनको सिक्योरिटी फराहम कराने की दरख्वास्त की थी। केजरीवाल वज़ीर आला की हैसियत से जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम कराए जाने के मुस्तहक है। उधर बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि हुकूमत में आने की ललक से आम आदमी पार्टी भी अपने को नहीं रोक सकी है। राजीव प्रताप रूडी ने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर समझौता कर लिया। पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो आम आदमी से आमदार हो गए, वो खास आदमी हो गए और एक ललक सरकार में आने की थी, वो लगता है वो सरकार में आएंगे। काफी उम्मीदें लोगों की बनी हुई है, लेकिन खासियत यह है कि अल्पमत की सरकार है और जिन्हें कम संख्या आया वो सरकार बना रहे हैं, जिससे ज्यादा संख्या है वो सरकार के बाहर है और इस राजनीति की विडंबना है, लेकिन फिर भी बधाई। लेकिन वो उसी प्रकार से है जो विभिन्न फिलॉसफी है वो साथ आकर राजनीति करेंगी और शायद इसी विरोध के खिलाफ ऐसी राजनीतिक पार्टियां उभर के आई हैं जो अपने सिद्धांत के खिलाफ जाकर के सरकारें बना रही हैं। लेकिन सत्ता में आने की जो होड़ बची थी वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी उसमें भाग लिया। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस ने आइंदा जुमे को पार्टी के उज़राए आला का इजलास तलब किया है। इस इजलास में 2014 के लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर खौस किया जाएगा। 17 जनवरी को एआईसीसी का इजलास भी मुनक्किद होगा, जिसमें मुख्तलिफ उमूर जेर बहस आएंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी के खराब मुजाहरे के बाद 27 दिसंबर को कांग्रेस के वज़राए आला का इजलास तलब किया है। इस इजलास में आने वाले लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा।
इस इजलास में करप्शन, महंगाई और फूड सिक्योरिटी के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उसका मकसद बिल्कुल सीधा है और उसके मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं। लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो पास हुआ है उसके बारे में कांग्रेस शासित राज्यों को किस तरह से आगे बढ़ना है, इसकी चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। उसमें सारे मुख्यमंत्री होंगे और ये सवाल वहां पर उठेगा और आपस में बातचीत होगी। कांग्रेस ने इस बात का एतराफ किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दी गई हिमायत पर पार्टी का एक तबका नाराज है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी का ये बयान पार्टी वर्करों के एहतजाज के एक रोज बाद सामने आया है। कांग्रेस वर्करों ने आम आदमी पार्टी को दी गई हिमायत के खिलाफ पीर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था। जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि दिल्ली की आवाम ने कांग्रेस के हक में मैंडेट नहीं दिया है। पार्टी में एक राय यह भी है कि समर्थन का निर्णय शायद इस रूप में उचित नहीं था। कुछ लोग महसूस करते हैं ये सही है आपकी बात। उसके पीछे तर्क ये है कि दिल्ली के मतदाता ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और इस सीमा पर नहीं किया कि विपक्ष का नेता भी हमारा नहीं होगा। हम तीसरे नंबर पर चले गए। जनार्दन द्विवेदी ने इस सवाल का रास्त तौर पर जवाब नहीं दिया कि क्या कांग्रेस के एक तबके की नाराजगी के पेश नजर पार्टी मुस्तकबिल करीब में आम आदमी पार्टी से हिमायत वापस ले लेगी। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि पार्टी का नजरिया इंतहा पसंदाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए के गांगुली पर जिनसी छेड़छाड़ का इल्जाम लगाने वाली लॉ इंटर्न ने गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा है कि जो लोग इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो मुतस्सबाना रवैया अपनाते हुए मामले को उलझाकर गांगुली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए के गांगुली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। जिनसी हरासानी की मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने एक ब्लॉग पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए जस्टिस गांगुली को निशाना बनाया। जस्टिस गांगुली की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बाद मुतासरा लड़की के ये तासुरात सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सत्यशिवम को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस गांगुली ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर मुतासिरा ने जस्टिस गांगुली पर मामले में तासुब से काम लेने का इल्जाम लगाया है। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस जस्टिस गांगुली से इस्तीफे के मुतालिबे पर अटल है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जस्टिस गांगुली किसी को भी खत रवाना करें, टीएमसी गांगुली से इस्तीफे का मुतालिबा जारी रखेगी। उधर मुल्क भर में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोलकाता में लीगल फोरम ऑफ इंडिया ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज किया। फोरम ने जस्टिस गांगुली को फौरी तौर पर मगरिब बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने का मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में रह रहे मुतासरीन के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के मुतनाज़ा बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह का कहना है कि राहती कैंपों में एक भी मुतासरा शख्स मौजूद नहीं है और जो भी है वो शरपसंद है, जो कि सियासी पार्टियों के इशारों पर वहां जमा हुए हैं और मुलायम के इस बयान की हर सतह पर मजम्मत हो रही है। सियासी लीडर और मजहबी रहनुमाओं ने समाजवादी लीडर के बयान को मजाका खेज करार दिया है। जबकि मकान बनाने के लिए पैसा दे दिया, मकान बनाने के लिए 7 लाख दे दिया तो 5 लाख कहीं मकान बनाओ जहां तक मरी जाए तहां, और 2 लाख का सामान रख लो। ऐसे 2 लाख का सामान अब उन्हें भड़का रहे कि तुम यहीं बने हो और पीड़ित कोई लोग नहीं है। कैंप लगाए हुए पीड़ित लोग नहीं है, बता लगा दो। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और रात में जाके कहते हैं बैठे रहो।
धरना दो, बैठे रहो, धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बना रहो। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के लिए अखिलेश हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं उनको गिनवाते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुलायम के इस बयान की हर तरफ से मजम्मत हो रही है। सियासी लीडरों ने मुलायम के बयान की अपने अपने अंदाज में मजम्मत की है। बहुत अधिक राजनीति न करके वहां आप कोई बच्चे न मरने पाए ठंड से, राहत में शिविरों में रह रहे लोगों की खान पान और उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना राज्य के अखिलेश यादव सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो उनके तमाम वक्तव्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मानवीय मरहम लगाने के बजाय सेकुलर सुई चुभोई जा रही है और उस जख्मों पर सेकुलर सुई चुभा करके उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। उस दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग बेचारे फसाद का शिकार होकर के रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं वो कैसे षड्यंत्रकारी हो सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने कैसे ये बात कही, मुझे बड़ी हैरत है और मुलायम सिंह जी से ये मैं उम्मीद नहीं करता कि वो फसाद जदगान को षड्यंत्रकारी कहेंगे। समाजवादी सरबराह के इस बयान ने मजहबी लीडरों को भी बरहम कर दिया है। जमीयत उलेमा ने मुलायम के बयान को उनके जहनी दिवालियापन से ताबीर किया है। हम ये समझते हैं कि या तो उन पर बुढ़ापा आ गया है, सठिया गए हैं वो, इसलिए कि जो इतनी खुली हुई हकीकत है उसको पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इल्जाम रखना, अपनी नाकामी को छुपाने की जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत भोंडी है। ये इंसल्ट की है उन्होंने उन मजलूमों की जो इस वक्त 4 महीने से इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। मुलायम सिंह को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और अगर नहीं लेंगे तो इस इलेक्शन में उनको जवाब पूरी तरीके से मिलेगा, माइनॉरिटी का नहीं, हर इंसाफ पसंद इंसान का। कौमी अक़लियती कमीशन का कहना है कि अभी भी राहती कैंपों में 5000 से ज्यादा मुतासरीन मौजूद हैं और समाजी तंजीमों की इमदाद पर तकिया किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी अपने शबाब पर है। जैसे जैसे ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में रहने वालों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ठंड से बचने के मुनासिब इंतजाम न होने के सबब कैंपों में मुकीम अफराद पूरी रात अलाव जलाकर गुजार रहे हैं। मासूम बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन ठंड से बेहाल है, जबकि हुकूमत की तरफ से कोई भी माकूल इंतजाम नहीं किया जा रहा। आज भी ये लोग अपने गांव को वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मुलायम सिंह के ताजा बयान ने इन अफराद के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। डॉक्टर आते हैं जी, वही गोली, जुकाम में भी वही, खांसी में भी वही, बुखार में भी वही गोली दे देते हैं सरकारी, और कोई सुरक्षा नहीं है सरकारी की तरफ से। और यहाँ पे आसपास सुरक्षा कैसी है, मतलब आपके आसपास की सुरक्षा? हमारी खाने पीने की जो सुरक्षा है वो हमारे जो है नहीं, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी कैसी है? बस सिक्योरिटी तो वैसे सही है भाई। अपना गाँव वाले जो लोग वाले है बहुत सहायता कर रहे हैं हमारी, हमारे पहरा भी लगाते हैं, सब बड़ी सहायता कर रहे हैं। दिक्कत तो बहुत ही, सब कुछ सहनी पड़ी, पानी की भी सहनी पड़ी, लकड़ी की भी सहनी पड़ी, बीच में खाने की भी बहुत एक महीना परेशानी आई बहुत ज्यादा। अब खाना मिला है। अच्छा जी, आपका गुजर बसर यहाँ पे किस तरीके से हो? गुजर तो आप तुम देख लीजिए जी कैसे जमीन में पड़े जी। हम उसके आदमी नहीं है जी, कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं, हम तो पीड़ित हैं। दिक्कत तो यहाँ पर बहुत है, छोटे छोटे बच्चे अपने जो है सर्दी में ले पड़े हैं। यहाँ पर जो है परेशानी है, सर्दी की ज्यादा परेशानी बढ़नी है। यहाँ से रही खाने पीने का मसला जो है हमारा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ मिला नहीं यहाँ से, सिवाय कंबल के और दूध मिल रहा है बस यहाँ पर। दूध है ना, चीनी ना, पत्ती ना, कपड़ा ना, लत्ता ना, खाट पीड़ी कुछ भी नहीं है। ये तो मुलायम सिंह कहने का हम तुम्हारा साथ देंगे, आज मुंह छुपा के क्यों बैठा? और आज तो यहाँ जड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। सर्दी में सब बच्चे देखो जी कैसे परेशान हो रहे, आपने देख लिया जी, और गवर्नमेंट को दिखा दो जी कितनी सुविधा दी जी। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर?
इंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के वकील का कहना है कि दिव्यानी के साथ वीजा धोखाधड़ी मामले में जो भी हुआ वो एक अमेरिकी फेडरल एजेंट की गलती की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि नौकरानी की तनख्वाह से मुताल्लिक कागजात पढ़ने में फेडरल एजेंट से बड़ी गलती हुई। खोबरागड़े के वकील डैनियल एशरिट ने कहा है कि इस मामले को हैंडल करने वाले डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंट मार्क स्मिथ से संगीता रिचर्ड के वीजा के लिए दी गई दरख्वास्त DS-160 फॉर्म को पढ़ने में गलती हुई, जो कि $4,500 अमेरिकी दिव्यानी की तनख्वाह बताई गई थी और नौकरानी को $1,560 देने की बात थी। दिव्यानी के वकील का कहना है कि हो सकता है कि किसी के जरिए कागजात में गड़बड़ की गई हो। उधर हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी के मामले में हिंदुस्तान अमेरिका के खिलाफ जवाबी इकदाम पर कायम है। जरा के मुताबिक इस पूरे मामले में अमेरिका के रुख को देखते हुए हिंदुस्तान ने अमेरिका के तई जैसे को तैसा का सलूक करने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के मामले में हिंदुस्तान ने अब अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान के रवैये में ये सख्ती हिंदुस्तान में मुकीम अमरीकी कौंसिलर अमले को दिए जाने वाले शनाख्ती कार्ड सरेंडर करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद आई है। अमरीकी कौंसिल खाना के ओहदेदारों को दिए जाने वाले तमाम शनाख्ती कार्ड अब विदड्रॉ कर लिए गए हैं और उनकी जगह ठीक वैसे ही नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं जैसे कि अमरीका में मुकीम हिंदुस्तानी सिफारतकारों के अमले को दिए जाते हैं। नए शनाख्ती कार्ड सिर्फ कौंसिल के ओहदेदारों को दिए जाएंगे, उनके अहले खाना को नहीं, क्योंकि अमरीका में हिंदुस्तानी कौंसिल के अमले के अहले खाना को भी कार्ड नहीं दिए जाते हैं। माजी में कौंसिल के अमले के अहले खाना को भी कार्ड दिए जाते थे। इससे एक दूसरे के मुल्कों में कौंसिल खाना के अमले के कार्डों के मामले में बराबरी को यकीनी बनाया जा सकेगा। मसावियत के मामले में हिंदुस्तान ने एक और नई पहल की है। अमरीकी कौंसिल खाना के अमले को हिंदुस्तान में अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद अब सिर्फ पहले 6 महीनों के दौरान ही अपने मुल्क से जरूरत का अपना साजो सामान दरामद करने की इजाजत होगी। ये फैसला कौंसिलर ताल्लुकात के बारे में वियना मुआहदे के मुताबिक किया गया है। ख्याल रहे कि इससे पहले कौंसिलर अमले को अपनी मियाद के 3 साल तक जरूरत की चीजें दरामद करने की इजाजत थी। जराये ने इन खबरों की तरदीद की है कि गुज़िश्ता हफ्ते नई शरायत के ऐलान के बाद भी ड्यूटी फ्री अशिया दरामद करने की गुजारिशें मंजूर की गईं। अमरीकी स्कूलों से मुताल्लिक मौसूल हुए डेटा का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक तशवीश को मुस्तरद करते हुए जराये ने इस बात का आदा किया है कि हिंदुस्तान वियना मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह पाबंद है और हिफाजत के मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। अमरीकी सिफारतकारों और कौंसिल ओहदेदारों को पहले की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इस अम्र में कोई तब्दीली नहीं आई है। जराये ने मजीद कहा कि सिर्फ नक्ल हरकत के पैटर्न्स में तब्दीली की गई है, ताहम नई दिल्ली में अमरीकी एम्बेसी के हिफाजती दर्जे में कोई तब्दीली नहीं की गई है और हिफाजती दस्ता बदस्तूर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और नाज़रीन, इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। जी शैलेंद्र, मामला दिन ब दिन पेचीदा ही होता जा रहा है, अब टिट फॉर टैट की नौबत आ गई, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर कुल मिला के सिर्फ 3 अहम अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि कॉन्सुलेट ऑफिशियल के जो ID कार्ड थे उनको वापस ले लिया गया है और उनको नए ID कार्ड जल्द इशू किए जाएंगे और ये ID कार्ड जो होंगे बिल्कुल जैसे को पैसा तरीके से होंगे जैसे कि भारतीय जो कॉन्सुलेट ऑफिशियल वॉशिंगटन में है उनको जिस तरह के ID कार्ड मिले हैं, यहाँ पर जो अमेरिकन कॉन्सुलेट ऑफिशियल है उनको भी उसी तरह के ID कार्ड दिए जाएंगे। इसमें सबसे अहम बात ये रहेगी कि उनके खिलाफ अगर कोई सीरियस क्राइम एलिगेशन लगता है या उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो उनको कोई इम्यूनिटी इससे नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो उनकी फैमिली है, जो उनका परिवार यहाँ पर है, उनको भी कोई आई कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी को डाउनग्रेड करने की कोशिश है और भारत एक सीधा जवाब देने की कोशिश अमेरिका को, जैसा हमारे डिप्लोमेट के साथ वहां बर्ताव होगा वैसा ही आपके डिप्लोमेट के साथ भी यहाँ बर्ताव होगा। दूसरी जो अहम बात है
संगीता रिचर्ड, जो कि नौकरानी थी देवयानी की, उनकी फैमिली किस तरह से भारत से अमेरिका गई, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो खबरें ये आ रही हैं कि इन दोनों की जो टिकट संगीता की फैमिली की टिकट हैं, वो अमेरिका की एम्बेसी ने ही यहाँ पर बुक करी थी और उनको उसमें बुकिंग के दौरान 4.5% का टैक्स रिबेट भी उन्होंने लिया था, जो कि कहीं ना कहीं माना जा रहा है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक इस्तेमाल के लिए होता है और उनका इस्तेमाल किसी पर्सनल या इंडियन के लिए नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसका वायलेशन हुआ है और इंडियंस को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए इसका उन्होंने इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो खुल के कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन सोर्सेज जो फॉरेन मिनिस्ट्री में है उनका ये कहना है कि पूरे मामले को भारत जोर शोर से उठाएगा और साथ ही साथ क्योंकि इन दोनों के खिलाफ मामला चल रहा था यहाँ पे इनकी फैमिली के खिलाफ, तो उनको इवैक्यूएट करने का कहीं ना कहीं कंटेक्ट ऑफ वो भी बनता है। एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा हिना कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस के दिन कहीं ना कहीं अमेरिकन एम्बेसी में जो जश्न जो हर्षोल्लास का माहौल पिछले साल देखा गया था वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, माना जा रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्ट पर बंदिशें लगाई हैं भारतीय सरकार ने कि पहले फ्री इम्पोर्ट किए जा रहे थे और उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एम्बेसी की क्रिसमस सेलिब्रेशन में रंग में भंग जरूर पड़ गया है। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू, जो कि तफसीली जानकारी दे रहे थे और इनका ये कहना है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान के सख्त मौक़िफ़ से जो अमेरिका है उसको भी मांगनी। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इसराइल ने गजा में आबाद फिलिस्तीनियों को एक बार फिर हमलों का निशाना बनाया है। बीती रात इसराइल ने गजा पट्टी पर फिजाई और जमीनी हमले किए। इनमें एक बच्ची समेत कम से कम 3 फिलिस्तीनी हलाक हो गए। हमलों में तकरीबन 9 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। गजा पट्टी पर हुए इसराइली हमले में हलाक होने वालों में एक कमसिन बच्ची भी शामिल है। नवंबर 2012 के बाद गजा पर इसराइल का ये सबसे शदीद हमला है। माजी की तरह इस बार भी इसराइल ने हमले का जिम्मेदार हमास को ठहराया है। इसराइल का कहना है कि पीर को फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों ने एक इसराइली पुलिस एहलकार पर हमला किया और इसराइली हुदूद में रॉकेट दागे, जिसके जवाब में गजा पर हमले किए गए हैं। इसराइल इतवार के रोज वसती इसराइल में एक खाली बस में हुए बम धमाके का भी इल्जाम हमास पर आयद कर रहा है। इसराइल के मुताबिक उसने गजा पट्टी में फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों के हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया है। इसराइल अपनी कार्रवाई का जो भी जवाब पेश करे, लेकिन ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जब भी इसराइल और हमास के दरमियान झड़पें हुई हैं, ज्यादातर आम फिलिस्तीनी शहरियों यहाँ तक कि मासूम बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। इसके अलावा इसराइल की इन कार्रवाइयों ने हमेशा खित्ते में बहाली अमन के इम्कानात को भी मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार निहायत अकीदत और मजहबी रिवायत के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई फ़िक़्र के लोग हज़रत ईसा की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसों और इबादत का एहतमाम किया जाता है। हिंदुस्तान भर में भी आज ये त्यौहार ईसाई फ़िक़्र के लोग मजहबी जोश व खरोश से मना रहे हैं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस में सस्पेंस है, अटकलबाजी है, तमाम तरह की फेर बदल के अनुमान है। 17 जनवरी को एआईसीसी अधिवेशन की घोषणा के साथ यह चर्चा चली है कि इसमें राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का फैसला होगा। उधर मुख्यमंत्रियों को बदले जाने की भी चर्चा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को लेकर अनिश्चितताएं बन गई है। फिर कांग्रेस मुख्यालय में महासचिवों के बदले जाने और प्रदेश अध्यक्षों की फेरबदल का भी कयास है। मतलब कांग्रेस का 20 जनवरी तक कायाकल्प होगा। राहुल गांधी और उनकी कोर टीम ने चुनावों में हार के बाद जो सोचा है उसका औपचारिक तौर पर 17 जनवरी को चिंतन होगा। उससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। कार्य समिति में ही एआईसीसी अधिवेशन के लिए प्रस्ताव बनेंगे। मोटे तौर पर कई लोग कामराज योजना जैसी बात कह रहे हैं। मतलब लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस का पूरा चेहरा बदला हुआ होगा। एकदम से नई युवा टीम कमान में दिखलाई देगी। लेकिन ऐसी बातें पहले भी होती रही है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, यथा स्थितिवादी है। उसमें सब कुछ बदल जाने वाला कुछ नहीं हुआ करता। सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय कहाँ है जो नई टीम बनाकर नए अंदाज में चुनाव में उतारा जा सके। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी सेकुलर सियासत का महवर बन रही है। लेफ्ट के कमजोर होने से कांग्रेस की पोजीशन अपने आप मजबूत हुई है। इसलिए हर बार इंतखाबात से पहले जो काम लेफ्ट पार्टियां किया करती थी, इस बार वो काम कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद बनाने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार मुजफ्फरनगर का दौरा किया है और इंसदाद फिरकावाराना तशद्दुद बिल से लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन के इशू को अपने लीड जान से आगे बढ़वाया है। कांग्रेसी लीड जान का मानना है कि इससे इंतखाबात से कब्ल और इंतखाबात के बाद कांग्रेस को हलीफों की कमी नहीं रहेगी। जिसे भी मुस्लिम वोटों की जरूरत है उसे किसी न किसी तौर से कांग्रेस से जुड़ना होगा। तभी कांग्रेसी लीड जान का कहना है कि कांग्रेस जहां चाहेगी वहां उसको हलीफ मिलेंगे। बिहार में आरजेडी, लोजपा और एनसीपी तीनों उसके साथ आने को तैयार है, तो झारखंड में झामुमो उसके साथ है। ओडिशा में प्यारी मोहन महापात्रा की पार्टी कांग्रेस के साथ आ सकती है, तो तमिलनाडु में कैप्टन विजयकांत की डीएमडीके का इत्तेहाद कांग्रेस से यकीनी माना जा रहा है। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का पहले से इत्तेहाद है और उसके हलीफ उसके साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसके लीड जान का मानना है कि इंतखाबात के बाद जगन मोहन और के चंद्रशेखर राव दोनों उसके साथ ही आएंगे। इससे पहले कभी भी लोकसभा इलेक्शन से पहले वजारत उज़्मा के इतने ऐलानिया दावेदार नहीं रहे हैं जितने इस बार हैं। इस बार तमाम सियासी जमातों की लीजान को लग रहा है कि लोकसभा मुअल्लक रहेगी। 90 की दहाई में जिस तरह के हालात थे वैसे सियासी हालात रहेंगे और एचडी देवगौड़ा या आई.के. गुजराल जैसे लीजान को भी वजीर आजम बनने का मौका आ सकता है। इसलिए बेशतर लीजान ने अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की जानिब से नरेंद्र मोदी उनके
एलानिया दावेदार हैं। पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर से उनको अपना उम्मीदवार पेश किया है, लेकिन पार्टी में कई गैर एलानिया दावेदार भी हैं और कहा जा रहा है कि सीटों की तादाद की बुनियाद पर उनकी दावेदारी उभरेगी। इसी तरह पहली बार कांग्रेस ने कहा है कि वो वजीर आजम के ओहदे के अपने दावेदार के